हेलो एवरीवन। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के बारे में जो उन्होंने दिया है। इससे पहले कि हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले हम कोलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो आखिर थे कौन और उन्होंने किस वजह से या किस तरह से अपना जो सिद्धांत है वो बनाया था या दिया था, उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी और क्या था। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जो थ्योरी उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की दी है उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, यानी कि वो बहुत प्रसिद्ध हुआ है उनकी जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वे फ्रेंड्स शिकागो यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। एक प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने काम किया था शिकागो यूनिवर्सिटी में। नैतिक सुविधाओं पर बनाए गए प्रश्नों के आधार पर उन्होंने नैतिक जो दुविधाएं हैं, नैतिक दुविधाओं में उन्होंने एक नाम दिया है उसको, मॉरल डिलेमंस। उसके आधार पर उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया था, प्रश्न बनाए थे और उन प्रश्नों के आंसर यानी जो बच्चों से उन्हें प्राप्त हुए थे उसके आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया था। इन्होंने जो अपना थ्योरी है जो इन्होंने दी है, वो थ्योरी उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों का साक्षात्कार या इनका इंटरव्यू लेकर प्राप्त की थी। जो उत्तर जो मैंने अभी पहले बताया, उन उत्तरों के आधार पर या उन आंसर्स के आधार पर इन्होंने उनका विश्लेषण किया। उनके जो तथ्य है जो भी इनको मिले उनको एनालाइज करके इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया था। इन्होंने पियाजे की थ्योरी को एक्सटेंड किया था। एक तरह से इन्होंने जो जीन पियाजे थ्योरी, इससे पहले जो हमने पिछली जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, जीन पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट, जो उन्होंने थ्योरी दी है उसको एक तरह से विस्तार दिया है, उसका एक एक्सटेंडेड रूप है ये इनकी थ्योरी। इन्होंने पियाजे की स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने स्टोरी टेलिंग टेक्निक का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 11 स्टोरी को मतलब बच्चों के सामने रखा, जो कि मॉरल विकास से संबंधित थी या मॉरल कॉन्सेप्ट से संबंधित थी। फिर उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए बच्चों से, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे जो इनको आंसर्स मिले उसके आधार पर इन्होंने जो बच्चे हैं उनके नैतिक उस विकास को या मॉरल डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड करके हमारे सामने रखा कि भाई इस स्टेज में या इस एज में बच्चा इस तरह से अपना नैतिक विकास दिखाता है या सीखता है या कैसे वो परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके सिद्धांत में देखेंगे आगे। देन आगे चलते हैं। इनकी थ्योरी को जानने से पहले, इनके जो नैतिक विकास पे इन्होंने सिद्धांत दिया है उसको जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आखिर मॉरलिटी है क्या, या मॉरलिटी का अर्थ क्या है, नैतिकता का अर्थ क्या है। जो नैतिकता है वो एक फीलिंग है रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग, जो हमें ये सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, यहाँ ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे समाज या संस्कृति का असर भी बहुत ज़्यादा हमारी मॉरलिटी पर पड़ता है। किसी समाज में कोई चीज़ करना सही है और किसी समाज में कोई चीज़ करना गलत है। तो जो मॉरल्स होते हैं, जो कुछ नॉर्म्स होते हैं हर समाज के, उनको मान के चलना ही एक नैतिकता है। या फिर अपनी ही समझ से किसी भी घटना या किसी भी परिस्थिति में सही या गलत का आंकलन करना एक नैतिकता है। और सही के साथ ही जाना नैतिक एक गुण है, एक नैतिक व्यवहार है। नैतिक विकास क्या है? द जनरल मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी। जब हम ये एबिलिटी आ जाती है किसी भी बच्चे या किसी भी वयस्क में, जो ये अंतर करना सीख जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कि भाई ये सही चीज़ है और ये गलत चीज़ है, तो उस क्षमता को जो है नैतिक विकास कहते हैं। वो नैतिक विकास से संबंधित होती है। देन आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में, जैसा कि हमने पीछे बताया,
स्टोरी टेलिंग जो टेक्निक है उसका उपयोग किया था। ऐसा ही कुछ जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है उसका यूज़ पियाजे ने किया था। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने स्टोरी के माध्यम से अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, या उसका विश्लेषण किया था, या उसे एनालाइज किया था। उनमें से सब इन्होंने फ्रेंड्स 11 स्टोरी जो थी बच्चों के सामने रखी थी। लेकिन जो इनकी एक बहुत फेमस स्टोरी है, हाइंस की स्टोरी, जो कि बहुत फेमस हुई थी। सो वो स्टोरी क्या थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस स्टोरी में एक यूरोप की एक महिला होती है जिसको कैंसर होता है, और वो मतलब डॉक्टर जो है उसे बताता है कि उस महिला के पति को बताता है कि भाई एक ही दवाई है और वो कोई एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो बनाता है, और अगर वो तुम उससे ले आओगे तो तुम्हारी बीवी की जान बच जाएगी उस दवाई से। सो हाइंस रहता है उस इंसान का नाम, जिसकी वो बीवी होती है बीमार। तो हाइंस क्या करता है, वो जो औषधि वाला इंसान है या जिसके पास दवाई है उसके पास जाता है, या तो उससे मांगता है। लेकिन वो क्या करता है, वो आदमी जिसके पास दवाई होती है वो उसकी कीमत जो होती है वो $200 होती है, लेकिन वो $2000 में उसको बेच रहा होता है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा कीमत पर। लेकिन उसके पास इतने पैसे होते नहीं है हाइंस के पास। वो लोगों से कर्ज भी के लिए भी कहता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो थोड़े बहुत पैसे ही जुटा पाता है। पर जो औषध विक्रेता होता है, यानी कि जिसकी दवाई होती है, जो दवाई बेच रहा होता है, वो नहीं मानता, कहता है नहीं भाई मैं नहीं दूंगा इतने पैसे में दवाई। देन क्या होता है कि जो हाइंस होता है उसे हर हालत में अपनी बीवी के लिए दवाई चाहिए। सो वो रात को क्या करता है, वो आके जो स्टोर है उसका जहाँ दवाई रखी हुई है वहाँ पे आके रात को चोरी कर लेता है। सो फिर ये कहानी सुना के कॉलबर्ग बच्चों को जिन पे वो अपना प्रयोग कर रहा था, यह फिर क्वेश्चंस रखता है उनके सामने कि जैसे उसने चुराया है उसको हाइंस ने, तो क्या हाइंस को ऐसा करना चाहिए था बच्चों के सामने? क्या उनका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत था, और गलत था तो क्यों था, और सही था तो क्यों था? तो ये सारे जो सवाल है वो इस स्टोरी के बाद वो बच्चों के सामने रखता है, और वो एक एक करके इसे सुनाते हैं, या सॉरी उसे आंसर देते हैं। कॉलबर्ग को उन्होंने आंसर दिए, और उन आंसर के आधार पर उन्होंने अपने थ्योरी का निर्माण किया। देन आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने इस सिद्धांत में हमारे सामने आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। हर सिचुएशन में या जीवन के बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं हमारी ज़िंदगी में जिसमें हम नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए कि हमारा कोई बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, और वहीं साथ ही हमारे किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम इस दुविधा में फंस जाते कि एक्सीडेंट इतना बुरा हो जाता है कि उनकी बचने की बहुत कम उम्मीद होती है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाए या अपना एग्ज़ाम दे। तो इस तरह की दुविधा को उन्होंने क्या है, मॉरल डिलेमा, क्या कहते हैं, मॉरल डिलेमा। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है। जैसे कि अभी हमने हाइंस की जो स्टोरी का यहाँ पे डिस्कशन या चर्चा की थी, उसमें हाइंस अपनी बीवी को बचाए, या कि सामाजिक रूप से जो मानक या मानदंड जो बनाए गए हैं कि भाई चोरी करना गलत बात है, या उस चीज़ को सेव करे, तो किस नैतिक मूल्य पर जाए? क्योंकि अपनी बीवी को भी वो प्यार करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे बचाना, लेकिन अगर वो अपनी बीवी को बचाएगा तो वो सामाजिक मानकों को तोड़ेगा। तो इस तरह से ये होती है सामाजिक दुविधा। देन दूसरा है मॉरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में क्या होता है कि जब वो दुविधा में होता है बंदा, जैसे कि हाइंस था, या जो अभी मैंने उदाहरण दिया है कि भाई किसी का
एग्ज़ाम है और वो कोई रिलेटिव है उसे हॉस्पिटल ले जाना है या अपना एग्ज़ाम दे, तो इस तरह की दुविधा में जो है जो सदस्य है या जो इस परिस्थिति के बीच है, इस सिचुएशन में जो फंसा हुआ है इंसान, वो तरह तरह से रीजनिंग करता है अपने दिमाग में या तर्क लगाता है कि भाई जैसे कि हाइंस तर्क लगाता है कि मैं अपनी बीवी को से बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है। या फिर वो दूसरा तर्क लगाता है, नहीं अगर मैंने ऐसा किया अपनी बीवी के लिए, अगर मैंने चोरी की तो फिर मैं सामाजिक रूप से गलत हो जाऊंगा या फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह की रीजनिंग या चिंतन भी जिसे हम कह सकते हैं, या थिंकिंग ले लीजिए, ये एक तरह की जो मॉरल रीजनिंग है वो एक तरह की थिंकिंग है। उस थिंकिंग में क्या है, एक दुविधापूर्ण सिचुएशन है जिसे मॉरल डिलेमा कहते हैं। और नैतिक तर्क यानी कि जो थिंक या जो प्रोसेस हमारा दिमाग कर रहा है कि भाई ये करे या ये करे या ये करे, उसे हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्क। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा है और क्या क्या बताया है। देन जो कोलबर्ग थे फ्रेंड्स, उन्होंने जो है वो एक प्रयोग किया था बच्चों पे। उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ उनको सुनाई थी और उनसे जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला था उसके आधार पर उन्होंने जो नैतिक विकास है उसको 3 अवस्थाओं में बांट दिया है और उनकी 2-2 स्टेजेस बताई है उन्होंने। तो यहाँ पे हो गई 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स हो गए उसके। उन्होंने जो सबसे पहला लेवल है उनका प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि पूर्व परंपरागत मॉरलिटी, 4 से 10 साल तक के बच्चे को इन्होंने रखा है इसमें क्या होता है, स्टेज 1 में जब बच्चे होते हैं इस लेवल की, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी दंड के डर से वो नैतिक व्यवहार करते हैं या फिर कोई अथॉरिटी उसके ऊपर होती है तो वो बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं कि हम नैतिक रूप से सही बिहेव करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देन सेकंड स्टेज जब आती है इस लेवल की, तो इसमें जो बच्चा है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर कोई रिवॉर्ड उसे मिल रहा है तो उस अकॉर्डिंग अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर देता है, या फिर कोई उसके लिए अच्छा करता है तो वो उसके लिए दूसरे के लिए ऐसा ही कर देता है कार्य। तो इस तरह का होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। अभी उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई अच्छा बुरा क्या है, ये दूसरों द्वारा निर्देशित होते हैं या इंस्ट्रक्शंस इन्हें दूसरों द्वारा मिलते हैं। सेकंड लेवल पे क्या होता है, कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी परंपरागत मॉरलिटी। इसमें जो है कि 10 से 13 साल तक के बच्चों को इन्होंने रखा है। इस जो स्टेज 3 है उसमें क्या होता है कि सोशल अप्रूवल होता है कि भाई मुझे अच्छा लड़का बनना है। अगर नैतिक रूप से सही व्यवहार वो करता है बच्चा, लड़का है लड़की, तो वो अच्छी उसकी इमेज बनती है, अगर नहीं करता तो बुरी बनती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सी भाषा में या जनरली कौन चाहता है कि भाई हमारी बुरी इमेज बने, सब चाहते हैं कि भाई अच्छे हो, हम नैतिक जो मॉरल्स हैं हमारे उसके अकॉर्डिंग ही सब कहे कि भाई हाँ ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, तो इसलिए वो नैतिक व्यवहार करते हैं। देन स्टेज 4 तक आते आते वो ये समझ जाते हैं कि भाई हाँ ये जो सामाजिक नियम है ये हमें मानने हैं, सब मानते हैं, इसलिए हम इनको मानना है, हमारे लिए सही है। तो इस स्टेज तक ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, ओबे अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग टू सोशल ऑर्डर। और वो जो है समाज की जो भी ऑर्डर्स है उन्हें मानने लगता है और दूसरों के जो विचार है या जो प्रतिबंध है, रेस्ट्रिगेशन है, उनसे वो एक फ्री होना चाहता है। उसके अपने विचार आ जाते हैं इस स्टेज में कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और यहाँ एक हमेशा समाज के दायरे में रहकर चलना है। देन जो थर्ड स्टेज है इसकी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 13 से लेकर ऊपर तक, इससे ऊपर तक की जो भी एज है उसको इसमें रखा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि उत्तर परंपरागत नैतिकता हम इसे कहते हैं। इसकी जो स्टेज 5 है उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी बिहेवियर ड्राइवन बाय बैलेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चा जो है या फिर वयस्क हम कह सकते हैं, इसमें वो एक इंडिविजुअल राइट्स और जो नियम होते हैं जो समाज के,
नैतिक रूप से जो सही होते हैं उनको वो मानने लगता है, उनका आदर करने लगता है। और चूँकि वो लोगों के लिए कल्याण के लिए होते हैं, उसे पता चल जाता है इस एज तक आते आते कि बहुत सारे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो एक तर्क देने लगता है कि वो ये नियम जो है ये इसलिए बनाया गया है और ये हमारे लिए सही है और इसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस स्टेज तक ये समझ आ जाती है, स्टेज 5 तक। देन स्टेज 6 जो है वो यूनिवर्सल एथिक्स इसमें आ जाते हैं, यानी कि बिहेवियर ड्रिवन बाय इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि उसे पता चल जाता है कि समाज में जो भी नियम या कानून है वो कितने हमारे लिए सही है, कितने हमारे लिए गलत है, और उसे मतलब पता चल जाता है कि वो एक सेल्फ कमेंडेशन जो है उससे बचने लगता है, यानी कि वो आत्मनिंदा नहीं चाहता इस स्टेज में आके। वो एक चाहता है कि भाई हम जो उसे सामाजिक अप्रूवल मिले, उसे एक अपनी भी उसका एक वो होता है, विचार होते हैं, उनको भी डालने लगता है। अगर समाज में कोई मतलब ऐसा नियम है जो सही नहीं है लोगों के लिए, उसे पता चल जाता है, उसमें ये समझ अब आ जाती है कि हाँ भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज के किस उसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टेज 6 तक आते आते हो जाती है। इस स्टेज तक कोलबर्ग ने कहा है बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो स्टेज 6 तक पहुँच जाते हैं, जिसमें यूनिवर्सल एथिक्स की जो परंपरा है वो अपनी चरम सीमा पे होती है। सो ये था लॉरेंस कोलबर्ग का थ्योरी। देन आई होप फ्रेंड्स आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। लॉरेंस जो कोलबर्ग है साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप को अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।